वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। आज की वीडियो में लेके आ चुका हूं आप सभी के समक्ष इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पहला लेक्चर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, अपन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सारा सिलेबस कवर करेंगे यूट्यूब पर, लेकिन जो 2 यूनिट होंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। उसके बाद जो 3 यूनिट होंगे उसको आप मेंबरशिप लेकर देख सकते हैं बड़े ही बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक सिखाया जाएगा बड़े अच्छे और बड़े प्यारे तरीके से। तो देखिए, यहाँ पे जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, हमें पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की ज़रूरत हमें कहाँ पे पड़ती है, क्योंकि इंटरव्यूज़ में आपसे पूछा जाता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है या आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है। तो आप जैसे कहते हैं कि मेरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपसे इंटरव्यूअर पूछता है, और वहीं पे आप फंस जाते हैं। आपको फंसना नहीं है, आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञान हूँ कि आपको पूरा ज्ञान दे दूँ। मैं आपको केवल वही चीज़ें सिखा सकता हूँ जितना मुझ पे बनता है, और मुझ पे उतना ही बनता है जितना आप पे बनेगा, है ना। आप पे कब बनेगा? जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे। मैंने भी लगातार प्रैक्टिस की है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। तो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपन एक डायलॉग या एक शायरी जरूर सुनते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा जोश बढ़ जाता है और हमें वीडियो को छोड़ के जाने का मन नहीं करता। और जो वीडियो रहेगी ज़्यादा लंबी भी नहीं रहेगी, बहुत ही छोटी रहेगी, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो आप देख सकते हैं। और मैं अगर 2 घंटे की या 1 घंटे की वीडियो बनाऊं तो आप क्या करेंगे, आधी देखेंगे फिर छोड़ के चले जाएंगे। इसीलिए वीडियो रहेगी बहुत ही छोटी, मतलब कि 20 या 25 मिनट तक की, जिससे कि आप उसे बड़े आसान तरीके से देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, जैसा मैंने कहा था कि एक डायलॉग हो जाए, तो डायलॉग कुछ इस प्रकार है। चुप रहोगे तो बात कौन करेगा, चुप रहोगे तो बात कौन करेगा, हम ना होंगे तो याद कौन करेगा। माना कि हम इतने भी अच्छे नहीं हैं, माना कि हम इतने भी अच्छे नहीं हैं, पर हम ना रहे तो आपको परेशान कौन करेगा। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो बिना किसी देरी के। तो अपने सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो हमें पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अगर आप इंजीनियर हैं तो आपके मन में उठना चाहिए कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है। पहला क्वेश्चन आपके मन में ये उठना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में उठना चाहिए कि हमें क्यों पढ़ना है भाई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। हम तो इसको बिना पढ़े ही काम चला सकते हैं, क्यों पढ़ना है ना। तो यही रीज़न होना चाहिए भाई आपके पास कि क्यों पढ़े हम भाई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, क्या ज़रूरत है, क्यों पढ़ना है। तो आपके पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन होना चाहिए। अगर आप इंजीनियर हैं, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ें तो अपने आप से पूछें कि हमें क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है और हमें क्यों पढ़ना है। ये 2 क्वेश्चन अगर आपके मन में उठते हैं तो आप एक पक्के और एक सच्चे इंजीनियर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो भी टॉपिक हैं उनको क्लियर करना। तो पहला जो टॉपिक है वो क्या आता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है और इसे हमें क्यों पढ़ना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की डेफिनेशन को कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बेसिकली है क्या। मित्रों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारा डाउट क्या था। तो हमारा डाउट था कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होती है, तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अब मैंने डेफिनेशन यहाँ पे क्यों लिखी है, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि सीधे से टैप किया और यहाँ पे डेफिनेशन ऑटोमेटिकली लिखी आ गई। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हाथ से हमें लिखना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा भाषणबाजी करने की हमें आदत नहीं है। तो देखिए क्या है मैकेनिक्स की डेफिनेशन, क्या होती है मैकेनिक्स। साइंस की वह ब्रांच, क्या, साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर हम किसी बॉडी पर लग रहे बलों की स्टडी करते हैं, उसे अपन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करते हैं। क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हैं। आई होप कि आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो समझिए यहाँ पे, मान लीजिए ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ और इसकी स्टडी कर रहा हूँ, इससे ही अपन क्या बोलेंगे, इससे ही अपन बोलेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। देखो, साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर हम किसी बॉडी पर कार्य कर रहे बलों के बारे में पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे ही अपन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हैं। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है कि साइंस की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज साइंस।
हम बहुत साइंस साइंस करते हैं। क्या है साइंस एक्चुअली बताइए। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप बता सकते हैं, अभी कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा बिना गूगल किए। अगर आपको नहीं बन रही है साइंस की डेफिनेशन तो फिर गूगल कर सकते हैं भाई, और कोई उपाय भी तो नहीं है इसके अलावा। आई होप कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होती क्या है। चलिए एक बार और इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए कि साइंस की वह ब्रांच, ब्रांच का मतलब क्या है, शाखा, जिसके अंदर हम किसी बॉडी पर लग रहे बलों की स्टडी करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हैं या कहते हैं। अब जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है इसको अपन दो तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है स्टैटिक्स। अब ये स्टैटिक्स क्या है, मान लीजिए आपके पास ये बॉडी है, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ और फोर्स लगाने के बाद भी ये नहीं हिल रही है, और यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं फोर्स की, तो अपन इसे क्या बोलेंगे, स्टैटिक्स बोलेंगे। और वहीं बात करूं अगर डायनेमिक्स की, कि डायनेमिक्स क्या होती है, तो मान लीजिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और इसको धक्का देने पर ये मूव हो जाता है, मोशन में आ जाता है, तो अपन इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डायनेमिक्स। तो अपन को इसकी डेफिनेशन बतानी है अगर कि स्टैटिक्स क्या होती है तो किस प्रकार आप बताएंगे, तो आप कहेंगे स्टैटिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। किसकी है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, जिसमें हम स्टेबल बॉडी के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, जब उस पर फोर्स लग रहे होते हैं। फोर्स लगने के बाद भी बॉडी आपकी क्या करती है, स्टेबल रहती है, मूव नहीं करती है। वहीं बात करें अगर डायनेमिक्स की, डायनेमिक्स क्या है, तो डायनेमिक्स भी क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, जिसमें हम मोशन कर रही, क्या कर रही, मोशन कर रही बॉडी पे लग रहे बलों का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। आई होप कि आपको इन दोनों की डेफिनेशन बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब इनके बारे में गहराई से अपन को जानना नहीं है ना, अपन को इनका हमें केवल ओवरव्यू चाहिए था, जो मैंने आपको दे दिया है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टैटिक्स क्या है और डायनेमिक्स क्या है। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो शुरू में, वीडियो के शुरू में आपको एक नंबर दिखा होगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हमने क्लियर कर लिया है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे कि भाई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमें पढ़नी क्यों है, क्या आवश्यकता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ने की। और आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। क्या है, आपके सिलेबस में है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की डेफिनेशन आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में ये भी है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़नी क्यों है। यहाँ पे आपको कोई सिलेबस से हट के चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही हैं, ये आपके सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कि आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये मित्रों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, क्या देखते हैं कि भाई हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़नी क्यों है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। अपन इसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ मैकेनिक्स। इसका मतलब है कि हमारी ज़िंदगी में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्या महत्व है। अब मान लीजिए आप एक इंजीनियर बन गए, आपको एक डिज़ाइन तैयार करनी है, एक ट्रक की डिज़ाइन तैयार करनी है। तो जब आप डिज़ाइन तैयार करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप ट्रक बना रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा लोड, मतलब सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे हमें मजबूती चाहिए। भाई क्या होती है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मतलब ही यही होता है कि हम फोर्स की स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, फोर्स की स्टडी करते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अच्छे से पढ़ के चीज़ें जाएंगे, जब आप डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको पता होगा कि फोर्स कहाँ पे लगेगा, सबसे ज़्यादा लोड कहाँ पे लगेगा आपकी डिज़ाइन में, तो आप उस हिसाब से डिज़ाइन को बनाएंगे। तो यही होती है आपकी क्या, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की ज़रूरत। चलिए देख लेते हैं एक तरह से इसकी थ्योरी को। तो इसकी थ्योरी क्या है कि एक इंजीनियर के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ने का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसके नॉलेज से वह विभिन्न मशीनों तथा ज्यामितियों की विभिन्न प्रकार की डिज़ाइनों को बनाने में सक्षम होता है। अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक चीज़ बन जाएगी, एक चीज़ छप जाएगी कि मशीनों को डिज़ाइन कैसे करना है, कि कहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, कहाँ पे कम फोर्स लगेगा, कहाँ पे अत्यधिक बल लग रहा है और कहाँ पे लोएस्ट बल लग रहा है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमें पढ़नी क्यों है। चलिए अब बढ़ते हैं
आगे और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन को जो आपको पता होनी चाहिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को शुरू करने से पहले। अपनी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स शुरू हो चुकी है, लेकिन इसे अभी अच्छी तरीके से शुरू होने में 2-4 वीडियो तो लगेंगे। पहले बेसिक अपन सीखते हैं, तो अपन पहले बेसिक को करेंगे मजबूत। उसके लिए हमें क्या पढ़नी पड़ेगी, डेफिनेशन पढ़नी पड़ेंगी, और डेफिनेशन के साथ समझना पड़ेगा कि चीज़ें किस प्रकार से आपस में रिलेट कर रही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाओं को। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को जो कि आपको बहुत ही मदद करेंगी। आपका जो बेसिक है यहाँ से मजबूत हो जाएगा। बेसिक मजबूत करने के लिए हमें आवश्यकता रहती है किस चीज़ की, डेफिनेशंस की, जो हमें पता होनी चाहिए। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन होने वाली हैं। आपने पहले भी ये डेफिनेशन पढ़ी होंगी और आज फिर से आप उनका रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डेफिनेशन समझना बिना किसी देरी के। सबसे पहली डेफिनेशन आती है हमारी स्पेस की, कि स्पेस होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए आप एक ट्रेन में गए, ट्रेन में बहुत भीड़ थी, आपको सीट चाहिए, थोड़ी सी है ना, जगह चाहिए आपको, तो आप कहेंगे भैया थोड़ा सा स्पेस हमें दे दीजिए, थोड़ा स्पेस बना दीजिए। तो स्पेस क्या है, एक तरह की जगह है, एक तरह का स्थान है। तो वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। क्या है भैया, स्पेस एक तरह की जगह है, एक तरह का स्थान है जहाँ पे आप क्या करते हैं, बैठते हैं, आप अपना एक्सपेंशन करते हैं, बढ़िया फैल के चौड़ में बैठ जाते हैं ना सीट पे, उसे क्या बोलते हैं अपन, स्पेस बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है, तो देख लेते हैं कि वह स्थान जिसमें सभी वस्तु एवं पदार्थ की फिजिकल डायमेंशन का अनलिमिटेड एक्सपेंशन दर्शाया जाता है, स्पेस कहलाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए आप यहाँ कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, आप क्या कर रहे हैं, किसी जगह पे बैठ रहे हैं, तो उस जगह को अपन क्या बोलेंगे, स्पेस बोलेंगे। स्पेस मतलब होता है जगह या स्थान, है ना, जिसपे कोई भी चीज रखी होती है, उसकी जितनी भी डायमेंशन होती है। अब ये डायमेंशन का मतलब क्या है, डायमेंशन का मतलब है लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। तो उन्हीं डायमेंशन का अनलिमिटेड एक्सपेंशन होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। एक बार उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि वह स्थान जिसमें सभी वस्तु एवं पदार्थ की फिजिकल डायमेंशंस का अनलिमिटेड एक्सपेंशन दर्शाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं, स्पेस कहलाता है। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद आती है डेफिनेशन नंबर 2, जिसको बोलते हैं समय या टाइम। अब ये समय या टाइम है क्या, बताइए बताइए क्या है टाइम। जिसको अपन कभी पैसे देके खरीद नहीं सकते, वही है समय, वही है टाइम। अब टाइम की डेफिनेशन क्या है, किस तरह आप लिखने को देखिए कि घटनाओं के क्रम के मापन को समय कहते हैं। जितनी भी आपकी घटनाएं हो रही हैं, जितने भी आपके इवेंट हो रहे हैं, उनको अगर आप मापते जाएं, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं खाना खाऊंगा या कुछ काम करूंगा, तो इनके जो मापन को अपन क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, इनके मापन को क्या बोलते हैं अपन, इनके मापन को अपन बोलते हैं समय या टाइम, है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। बाद आता है तीसरे नंबर की डेफिनेशन, तीसरे नंबर की परिभाषा, जिसका नाम है द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में बोला जाता है मास। तो बचपन से अभी तक आपने पढ़ा है कि द्रव्यमान क्या होता है, आपको ये पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं या कितनी पदार्थ की मात्रा इसमें निहित है, इसे ही अपन क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं द्रव्यमान। आई होप कि इतना आपको क्लियर होगा कि द्रव्यमान प्रत्येक वस्तु का मौलिक गुण है। क्या है, प्रत्येक वस्तु का मौलिक गुण है, मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मतलब जितनी भी वस्तुएं मौजूद हैं अभी इस समय या जो रही होंगी, हर वस्तु का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ये मौलिक गुण है, ठीक है। कोई वस्तु उसका द्रव्यमान जरूर 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 होगा। अब देखो, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। मान लीजिए पेन है, अब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं या इसमें पदार्थ की कितनी मात्रा है, इसे ही अपन क्या बोलेंगे, इसे ही अपन बोलेंगे द्रव्यमान। अब जो द्रव्यमान होता है ये एक आपकी अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इसमें कोई भी आपको किसी भी प्रकार की दिशा की आवश्यकता नहीं रहती। अब मैं आपसे कहूँ कि 5 किलो शक्कर लेके आइए, क्या लेके आइए, 5 किलो शक्कर लेके आइए, जिसका 5 किलो क्या हो, द्रव्यमान हो, तो आप क्या करेंगे कि जाके दुकान से 5 किलो शक्कर लेके आ जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको किसी प्रकार की डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ी क्या, तो आप कहेंगे नहीं, किसी प्रकार की डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये जो आपका द्रव्यमान होता है ये एक आपकी अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है, इसमें किसी भी प्रकार की डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती। और धरती पे या कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका द्रव्यमान होगा, हमेशा होगा, क्योंकि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट में मॉलिक्यूल्स तो होते हैं और उन्हीं मॉलिक्यूल्स की मात्रा को अपन क्या बोल रहे हैं, द्रव्यमान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, द्रव्यमान बोल रहे हैं। इतना भी आपको बड़े ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है पार्टिकल, जिसको अपन बोलते हैं कण। अब ये पार्टिकल क्या होता है, कण क्या होता है, तो आपने सुना होगा, क्या सुना होगा कि पार्टिकल को अपन दर्शाते हैं बिंदु से। ये बिंदु है ना, ये क्या है, बिंदु है। अब क्या इस बिंदु की कोई डायमेंशन है, क्या इसकी कोई लेंथ है, क्या इसकी कोई विड्थ है, तो आप कहेंगे इसकी लेंथ, ना तो इसकी लेंथ है और ना ही इसकी क्या है, विड्थ है। मतलब कि एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा पॉइंट जिसकी ना तो लंबाई हो ना चौड़ाई हो, लेकिन इसका द्रव्यमान जरूर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जितनी भी वस्तुएं हैं उनका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो इसका क्या होगा, कण का द्रव्यमान होगा। जितनी भी वस्तुएं बनी हुई हैं, किस चीज से बनी हुई हैं, कण से मिलकर बनी हुई हैं। जितने भी कण हैं एक साथ मिलते हैं और क्या बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो देखो, पदार्थ का वह भाग कण कहलाता है। कौन सा भाग कण कहलाता है, जो शून्य या नगण्य स्थान घेरता है। शून्य मतलब बहुत ही कम स्थान घेर रहा है, नगण्य का मतलब जिसकी गणना ना की जा सके, इतना कम स्थान घेरा है, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन कण बोलते हैं, उसे अपन पार्टिकल बोलते हैं। इसका आकार बहुत छोटा होता है, जैसा कि मैंने बताया था, इसे अपन एक बिंदु के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कितने बिंदु के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कण की किसी भी दिशा में कोई भी माप नहीं होती। अगर आप इसे मापना चाहें तो आप इस कण को माप नहीं सकते, क्योंकि ना तो इसकी लेंथ है, ना ही इसकी चौड़ाई है और ना ही इसकी ऊंचाई है। बहुत ही छोटा सा ये कण है, ठीक है। इसको मापना लगभग असंभव है आपके लिए। इसे पॉइंट के रूप में दर्शाया जाता है। जो भी आपका पार्टिकल है इसे अपन पॉइंट के रूप में क्या करते हैं, दर्शाते हैं। आई होप कि आपको ये चारों डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। अब बची हुई हैं 3 डेफिनेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उनको समझने के लिए अपन बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि यहाँ पे अपन को इसको साफ करना पड़ेगा। और इसको साफ करने में लगता है टाइम, क्योंकि ये जो बोर्ड है बड़े ही घटिया क्वालिटी का है, जो कि हमें शॉपकीपर ने चिपका दिया है। इसको मिटाने में लग जाता है कम से कम 1 घंटा, बड़े रगड़ के घिसना पड़ता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, लेकिन नेक्स्ट पेज पे बढ़ने से पहले 1 घंटे में यहाँ पे मेहनत करूंगा। तो आपको मिलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे की डेफिनेशंस को, क्योंकि आगे की जो डेफिनेशंस है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, और इन डेफिनेशन का यूज़ आप करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डेफिनेशन है। तो यहाँ पे 5वें नंबर पे जो डेफिनेशन आती है वो होती है फ्लेक्सिबल बॉडी की। अब ये फ्लेक्सिबल बॉडी क्या है, मान लीजिए आपके पास एक रबड़ है, आपने रबड़ को खींचा, मतलब बाहर से फोर्स लगाया, बल लगाया। जब आप रबड़ पे बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो वो क्या करती है, अपना शेप चेंज कर लेती है, अपनी आकृति चेंज कर लेती है। और जैसे ही आप उस बल को हटाते हैं, मतलब क्या करते हैं, वो रबड़ को छोड़ते हैं, तो रबड़ पुनः अपने शेप में आ जाती है। तो इसे ही अपन क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल बॉडी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि यदि किसी वस्तु की आकृति बल लगाने पर बदल जाती है, यदि किसी वस्तु की आकृति बल लगाने पे बदल जाती है तथा बल हटाने पे वस्तु पुनः अपनी पूर्व आकृति में वापस आ जाती है, तो ऐसी वस्तु को क्या बोलते हैं, अपन फ्लेक्सिबल बॉडी बोलते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और देख लीजिए इसकी डेफिनेशन को, कि यदि किसी वस्तु की आकृति बल लगाने पर बदल जाती है तथा बल हटाने पर वस्तु अपनी पुनः आकृति में वापस आ जाती है, तो ऐसी वस्तु को अपन क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल बॉडी बोलते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद आती है रिजिड बॉडी। कि रिजिड बॉडी क्या है, मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, एक मार्कर है। अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊं, फोर्स लगा के इसको तोड़ना चाहूं, तो क्या ये डिफॉर्म होगा, तो आप कहेंगे ये डिफॉर्म नहीं होगा, ये टूट जाएगा। तो
तो ये डिफॉर्म नहीं हो रहा है, ये क्या कर रहा है, एकदम टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो इसे ही अपन क्या बोल रहे हैं, इससे अपन बोल रहे हैं रिजिड बॉडी। एक बार और समझ लीजिए कि मान लीजिए ये मार्कर है और इस मार्कर पे मैं अगर फोर्स लगाऊं तो क्या ये लंबा होगा, तो आप कहेंगे लंबा तो नहीं होगा। अगर आप इसको खींचेंगे तो ये क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मतलब कि कोई ऐसी बॉडी जिस पे आप अगर फोर्स लगाएं तो वो डिफॉर्म ना हो, वो क्या हो, डायरेक्ट टूट जाए, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं रिजिड बॉडी। तो देखिए एक ऐसी वस्तु जिसे बल लगाकर तोड़ा तो जा सकता है, क्या कर सकते हैं, तोड़ तो सकते हैं, पर डिफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब डिफॉर्म नहीं किया जा सकता, उसे अपन क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलिए चलिए, अपन ने यहाँ पे 6 डेफिनेशन पढ़ दी हैं। कौन कौन सी डेफिनेशन पढ़ी हैं? सबसे पहले अपन ने किस चीज़ की डेफिनेशन पढ़ी थी, बताइए बताइए बताइए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था स्पेस की डेफिनेशन के बारे में कि स्पेस क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था समय के बारे में, मतलब टाइम के बारे में कि टाइम क्या होता है। तो देखो जितनी भी घटनाएं होती हैं उनके मेज़रमेंट को अपन क्या बोलते हैं, उसके मेज़रमेंट को अपन बोलते हैं समय। मान लीजिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, फिर 10 मिनट बाद क्या करूँगा, 15 मिनट बाद क्या करूँगा, तो इसके मेज़रमेंट को अपन क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पे टोटल 6 डेफिनेशन पढ़ दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।